एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जात पात का विनाश ऑडियो बुक भाग 16। चातुर्वर्ण की एक घिनौनी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये पुस्तक बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी के निशान पे करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। फिर आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इस पुस्तक के 1 से 15 तक भाग देख सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं। भाग 16। पुराने लेबलों वाली एक चातुर्वर्ण व्यवस्था बहुत ही घिनौनी व्यवस्था है, बहुत घृणात्मक लगती है और मेरा रोम रोम इसके खिलाफ विद्रोह भाव रखता है। लेकिन चातुर्वर्ण का मेरा विरोध सिर्फ भावनाओं पर ही आधारित नहीं है। मेरे पास इससे अधिक ठोस आधार भी मौजूद है जिस पर मेरा विश्वास रखता हूँ। इस आदर्श का अच्छी तरह से निरीक्षण करने पर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि सामाजिक व्यवस्था की इस दृष्टि से चातुर्वर्ण अमल करने के लायक ही नहीं है, हानिकारक है। यह बुरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ। व्यवहारिक दृष्टि से भी चातुर्वर्ण ने समाज में ऐसी कई कठिनाइयाँ पैदा कर दी है जिनकी ओर इसका पक्ष लेने वाले ने कभी विचार भी नहीं किया। जाति के नियम वर्णों के वाले नियमों से बुनियादी तौर से अलग है। ये नियम केवल बुनियादी तौर पर अलग ही नहीं हैं बल्कि बुनियादी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। जाति व्यवस्था कथित गुणों पर आधारित है जबकि वर्ण व्यवस्था कथित योग्यता पर आधारित है। लोगों ने अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र दिए बिना सिर्फ जन्म के आधार पर ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। आप उन्हें इस ऊंचे स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कैसे करोगे? जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को मिले निचले स्थान को उसकी योग्यता के अनुसार मिलने वाले स्थान को माने। आप इसके लिए लोगों को कैसे मजबूर करोगे? उसके गुणों के आधार पर स्थान व सम्मान देने के लिए लोगों को कैसे बाध्य करेंगे? ऐसा करने के लिए पहले आपको जाति प्रथा को ख़त्म करना होगा, तभी वर्ण व्यवस्था लागू की जा सकेगी। आप जन्म पर आधारित 4000 जातियों को योग्यताएं गुणों पर आधारित 4 वर्णों में किस तरह से सीमित कर सकोगे? चातुर्वर्ण ही हिमायत करने वालों को सबसे पहले इस मुश्किल से जूझना पड़ेगा। यदि चातुर्वर्ण व्यवस्था को सफल बनाना है तो इस पहली मुश्किल को दूर करना होगा। चातुर्वर्ण व्यवस्था में यह माना जाता है कि समाज 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा जा सकता है। लेकिन क्या यह संभव है? सिद्धांतों की दृष्टि से चातुर्वर्ण ग्रीस के दार्शनिक अप्लातून प्लेटो के वर्ग सिद्धांत की सामाजिक व्यवस्था से बहुत समानता रखता है। प्लेटो के अनुसार प्रकृति से ही मनुष्य 3 वर्गों में बंटा है, यानी प्राकृतिक रूप से ही मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। उनका मानना था कि कुछ लोगों में सिर्फ भूख एवं इच्छाएं ही मुख्य होती है। प्लेटो ने ऐसे लोगों को मेहनतकश और व्यापारी वर्ग में रखा। दूसरी तरफ के लोगों में पेट भरने की प्रवृत्ति के साथ साथ बहादुर प्रकृति भी दिखाई देती है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने राष्ट्र के रक्षक और देश के आंतरिक शांति के पहरेदार की श्रेणी में रखा। कुछ अन्य तरह के ऐसे लोग होते हैं जिनसे पदार्थों की मूल प्रवृत्ति अर्थात सच्चाई को समझने की योग्यता दिखाई देती है। ऐसे लोगों को उसने जनता के लिए कानून बनाने वालों की श्रेणी में रखा। इस तरह की सामाजिक वर्गीकरण बनाने वाली प्लेटो की किताब गणराज्य की जिस आधार पर आलोचना की जाती है, उन्हीं आधारों पर आर्य समाजी चतुर्वर्ण की आलोचना की जाती है, क्योंकि इससे भी यह माना जाता गया कि मनुष्य समाज को 4 स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहें। प्लेटो के खिलाफ मुख्य आलोचना यह थी कि मनुष्य और
उसकी शक्तियों के संबंध में उसकी मान्यता बहुत ऊपरी है और उसका सभी लोगों को 3 बिल्कुल अलग अलग श्रेणियों में निर्जीवों की तरह ठूंसने का प्रयास किया है। प्लेटो इस बात की कल्पना ही नहीं कर सके कि मनुष्य की विशेषताओं अलग अलग हैं, वे सभी एक दूसरे से क्षमता में भी अलग अलग हैं और अधिकार व्यक्ति सब में भी एक श्रेणी या वर्ग होते हैं। प्लेटो को यह ज्ञात नहीं था कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं, हर व्यक्ति की दूसरों की से तुलना और हर व्यक्ति की अपनी श्रेणी आप होती है। प्लेटो यह भी स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य असंख्य विभिन्नताओं का भंडार होने के साथ साथ अनेक प्रवृत्तियां का भी संग्रह होता है। उनकी यह मान्यता भी सही नहीं थी कि व्यक्तियों की मानसिक शक्ति निश्चित क्षमता की होती है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्तियों को कुछ निश्चित वर्गों में बांटा बिल्कुल बनावटी और ऐसा विचार है जो विचार के लायक ही नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के स्वभाव एवं गुणों में विभिन्नता होने के कारण उनके गुणों के उपयोग की दृष्टि से वर्गों में बांटना बहुत ही अनुपयोगी है। इसलिए जिस कारण से प्लेटो के रिपब्लिक की कल्पना नाकामयाब हुई, उसी कारण चातुर्वर्ण की नाकामयाब होगा, क्योंकि मनुष्यों को कथित वर्गों के कारण विभिन्न वर्गों के बांध कर रखना संभव नहीं है। यह सही है कि शुरुआत की 4 श्रेणियां अब 4000 जातियां बन गई और इससे यह साबित होता है कि लोगों को 4 निश्चित श्रेणियों में बिल्कुल सही वर्गीकरण करना संभव नहीं है। चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की राह में एक तीसरी समस्या यह मानना कि चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, लेकिन इसे बनाए रखना कैसे संभव होगा। इसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए दंड व्यवस्था लागू करना बहुत ज़रूरी है जो नियमानुसार चातुर्वर्ण व्यवस्था बनाए रख सके। चातुर्वर्ण व्यवस्था को हमेशा लोगों द्वारा अपने अपने वर्ग की सीमाएं तोड़ने की समस्या से जूझना पड़ेगा। यदि वर्ग की सीमा रेखा लांघने की गलती पर सजा देने का प्रावधान नहीं किया तो लोग अपने अपने वर्ग की सीमाओं में बंधे नहीं रहेंगे। यह व्यवस्था मानवीय स्वभाव के विपरीत होने के कारण यह सारी व्यवस्था बिखर कर चौपट हो गई जाएगी और आधारभूत इच्छाइयों के बावजूद चातुर्वर्ण व्यवस्था जिंदा नहीं रह सकेगी। इसको तो कानून के जरिए ही लागू किया जा सकता है। कानून की मदद के बगैर चातुर्वर्ण व्यवस्था के आदर्श और व्यवहारिक धरातल पर हकीकत नहीं बदला जा सकता। रामायण में राम द्वारा शंबुक का कत्ल करना इस बात को साबित करता है कि यानी अपने वर्ग की सीमा तोड़ने को दंड देना जरूरी है। कुछ लोग राम को इसके लिए दोषी ठहराते हैं क्योंकि उसने बिना कारण और गलत तरीके से शंबुक की हत्या कर दी, लेकिन शंबुक की हत्या करने के लिए राम को दोषी ठहराने का अर्थ सारे मामले में गलत समझा है, भ्रम के कारण से है। राम राज्य को चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और राजा होने के नाते राम इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मजबूर था। इसलिए शंबुक का वध करना राम का फर्ज था, क्योंकि जाति से शूद्र शंबुक अपनी जाति की सीमाओं को तोड़कर ब्राह्मण बनना चाहता था। यही कारण था कि राम ने शंबुक का वध किया। लेकिन इससे यह साबित होता है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून दंड व्यवस्था की ताकत का होना जरूरी है। इसके लिए सिर्फ दंड व्यवस्था ही नहीं बल्कि मौत की सज़ा का प्रावधान भी जरूरी है। इसी वजह से राम ने शंबुक को प्राण दंड से कम सज़ा नहीं दी। यही कारण है कि मनुस्मृति में वेद को पढ़ने वाले शूद्र की जीभ काट देने और सुनने वाले शूद्र को कान में पिघला हुआ शीशा भर देने जैसी सख्त सजाएं देने के आदेश देती है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का पक्ष लेने वाले द्वारा लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे समाज में लोगों को सफलतापूर्वक वर्गीकरण कर सकते हैं और इस 20वीं शताब्दी के आधुनिक समाज में मनुस्मृति की दंड व्यवस्था को लागू करने में सफल हो सकते हैं। चातुर्वर्ण व्यवस्था की वकालत करने वाले
ने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि इस व्यवस्था में स्त्रियों की क्या दशा होगी। क्या स्त्रियों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र श्रेणियों में बांटा जाएगा, या उनको भी अपने पतियों के सामाजिक दर्जे को बराबर माना जाएगा? और यदि शादी के बाद स्त्री का सामाजिक दर्जा बदल जाएगा तो गुणों के आधार पर समाज में किसी व्यक्ति का स्थान तय करने वाली चातुर्वर्ण व्यवस्था के फायदे कानून क्या होगा? अर्थात क्या किसी व्यक्ति का दर्जा उसके गुणों पर आधारित होना चाहिए? यदि उसका वर्गीकरण उसके गुणों के आधार पर किया जाता है तो क्या वह वास्तविक होगा या नाम मात्र के लिए? यदि यह नाम मात्र होगा तो बेकार है। और फिर चातुर्वर्ण व्यवस्था को पक्ष लेने वालों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होती। यदि यह वर्गीकरण वास्तविक है तो क्या चातुर्वर्ण के समर्थन इस व्यवस्था को महिलाओं पर लागू करने के तर्कसंगत परिणामों को मानने और समझने के लिए तैयार होंगे? तब उन्हें स्त्रियों को पुजारी, पुरोहित और सिपाहियों के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदू समाज ने स्त्रियों को शिक्षा और बैरिस्टर, वकील के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब समाज आदी हो चुका है। शायद आने वाले समय में समाज स्त्री को शराब बनाने वाली व कसाई के रूप में स्वीकार कर लें, लेकिन स्त्री को पुजारी और सिपाही के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित ही बहुत बहादुर होगा। लेकिन चातुर्वर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर लागू करने का यही तर्कसंगत परिणाम होगा। इन कठिनाइयों के बावजूद एक जन्मजात मूर्ख के अलावा कोई दूसरा समझदार व्यक्ति कभी भी विश्वास और उम्मीद नहीं कर सकता कि चातुर्वर्ण व्यवस्था फिर से जीवित हो सकती है। तो ये भाग 16 यहीं पे समाप्त होता है। तो भाग 17 में मिलते हैं हम समाज को लकवाग्रस्त एवं लगभग मुर्दा बना देने वाली व्यवस्था में। तो चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।